नमस्ते। एज़ोस्पर्मिया नील स्पर्म काउंट के बारे में। नील स्पर्म काउंट नॉर्मल आज की डेट में लाइफस्टाइल में बहुत है, मतलब पेशेंट्स बहुत एज़ोस्पर्मिया से फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पेशेंट के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और टूट भी रहा होता है अंदर से अंदर इंसान, और वहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं आया क्यों, किस वजह से प्रॉब्लम हो गई, ये दिक्कत कैसे हुई। तो सिंपल सी बात है, इसका ट्रीटमेंट है भी या नहीं है, या सब मेरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ तो वो मेरे को कुछ भी पकड़ा देता है और वो दवाइयाँ एक तरीके से यूज़लेस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अगर किसी की भी जो भी ट्रीट करता है, जो भी फर्टिलिटी को समझता है या जानता है, वो आपको हमेशा ये बोलेगा कि इसमें चांसेस ऐसे होते हैं कि 50-50% के। 50-50% के कैसे कहने का मतलब है कि अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और अगर आप अपना क्योर ढूंढने चल गए हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को 50 के ही क्योर की तरफ रखो और 50 ही ऐसी जगह रखो जहाँ पर क्योर नहीं है। इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो मैं आपके सामने रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ वो भी सेम यही है कि पेशेंट को क्योर जो है वो सिर्फ इस वजह से मिला क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन का केस है या ब्लॉकेज का केस था, जहाँ पर हमने हल्का सा ट्रीटमेंट दिया और 3 महीने में हमने देखा कि 0 to 57 मिलियन स्पर्म काउंट हो गए। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लैन सिंड्रोम आ जाता है, जहाँ पर उनके जीन्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम स्पर्म काउंट बना सकें। कहीं मैच्योरेशन अरेस्ट का केस आ जाता है, जहाँ पर अंदर की प्रोडक्शन यूनिट ही नहीं काम कर रही होती, तो वहाँ पर दिक्कत बढ़ जाती है। अब बहुत सारी हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पर FNAC की रिपोर्ट में भी स्पर्म काउंट है, बट उसके बाद भी बाहर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या दिक्कत आई है। फर्दर स्टडीज़ में भी देखें तो वहाँ पर हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर फर्दर चेक किया तो वहाँ पर ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस निकलता है। ट्यूबुलर एक्टीशिया की मतलब कि जहाँ से स्पर्म काउंट आपके बाहर की तरफ आने थे वो दरवाजे ही बंद है। ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट के अंदर, जिसको एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होता कि यहाँ पर करें तो क्या करें। हाँ, अगर आप यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर आप अपने आसपास किसी डॉक्टर के साथ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस ट्रीटमेंट को लंबा लेके चलिए। 1 महीना या 2 महीने के अंदर जज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, FSH और LH की वैल्यू आपकी थोड़ी सी डगमगाई हुई है, तो आप उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट किसी का भी ले रहे हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर आप होम्योपैथ ले रहे हैं या आयुर्वेद ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप बीच में 2-3 महीने में बीच में एक टेस्ट करवा लीजिए कि वो भी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत लेवल्स में आ रही है नहीं आ रही। उसको जज करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि उसको जज नहीं किया जा सकता, अपने ट्रीटमेंट को आप जज कर सकते हो कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जब आप जज करोगे तो वहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को देखो, प्रोलैक्टिन कैसा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा है, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़े। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आपके स्पर्म काउंट नहीं बने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना होता है तो आप मोस्टली पेशेंट ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट आता है वो 4 जगह से ऊपर आया होता है और 4 जगह से उसने यही देखा होता है कि यहाँ पर मेरे को 1 महीना खाई है मैंने, वहाँ पर 2 महीने दवाई खाई है, वहाँ पर 1.5 महीना खा के छोड़ दिया, क्योंकि पेशेंट किसी भी डॉक्टर को फ्रूटफुली ले ही नहीं रहा। वहाँ पर 1 महीने के अंदर जज करने की कोशिश करता है कि डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी है, 1 महीने के अंदर मेरे शुक्राणु आ जाएंगे और मैं वहाँ से ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आपके अंदर एक 90 दिन की साइकिल है, मेरे अंदर भी 90 दिन की साइकिल है। 90 दिन तो देने ही पड़ेंगे किसी भी डॉक्टर को। 3 महीने क्योंकि देने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 3 महीने के अंदर ही हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि हमारे शुक्राणु आ रहे हैं या बन रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि 90 दिन के बिना हम नहीं कर सकते उसको जज। 90 डेज़ इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारी 84 दिन की साइकिल होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की होती है, जिससे हमारे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अगर वो स्टार्ट हुई है कल से तो वो 84 दिन बाद मेरे को स्पर्मेटाज़ोआ देगी। मैं समझिए कि आज से मैंने स्टार्ट करी और आज से स्टार्ट करने का 84 दिन के बाद मेरे को स्पर्म देगी। ये साइकिल घूमती रहती है डे बाय डे, रोज़ रोज़। तो ये साइकिल जो होती है, ये साइकिल 84 दिन की अगर ये एक्टिव हो जाती है तो मैच्योरेशन के अरेस्ट के केसेस में हमें बेटर चीज़ देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें देखने को मिल गया एज इन रिपोर्ट्स में, एज इन उनकी फर्टिलिटी में, एज इन उनकी चाइल्ड लेने की टेंडेंसी में। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी डॉक्टर को अपना टाइम नहीं दोगे, उसको जज नहीं करने दोगे कि आपके साथ करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से आगे चीज़ें फर्दर स्टडी करने के बाद आगे चलना है, तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, डॉक्टर यहाँ पर ज़रूर बोल देते हैं कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो वो कह देते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर ने मेरे को ऐसा बोल दिया। अब उनकी बात भी गलत नहीं है, एलोपैथी के पास एक फर्दर एक टाइम पीरियड तक
है कि वो आपको मेडिसिन देकर आपको ठीक कर सकते हैं, बट उनकी मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप वहाँ पर आपको मैच्योरेशन अरेस्ट का केस है वहाँ पर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल चला कर दे दें। उनके पास लिमिटेशंस हैं। आपके शुक्राणु बढ़ाने के लिए उनके पास पूरे सोर्सेज हैं, उनके पास मल्टीविटामिन्स हैं, उनके पास जिंक के कैप्सूल्स हैं, प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सप्लीमेंटेशन देकर आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकें। बट नील स्पर्म काउंट को बढ़ाना उनके लिए भी टास्क हो जाता है, इसलिए वो एकदम से बोलते थे कि आप IVF की तरफ चले जाइए, आप डोनर ले लीजिए। तो वहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन या होम्योपैथ फिजिशियन के पास जाइए, अपनी बात को रखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बताइए और उसका एक राइट सोल्यूशन लीजिए। और अगर आपको वो भी समझ नहीं आता तो नीचे दिए हुए नंबर पर मेरी टीम से बात कीजिए और उन सबको बताइए और उससे एक राइट सोल्यूशन लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।